नमस्कार दोस्तों, प्रयास क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आज अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर वो है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी। अब देखिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करते हैं। आज के वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। तो ये जो रासायनिक बल गतिकी है यानी केमिकल काइनेटिक है, इस चैप्टर के अंदर किस किस पॉइंट को अपने को मेनली पढ़ना है, किन चीज़ों को अपने को पढ़ना है। तो फर्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, या ऐसा लिख सकते हो आप अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, और ये जो अभिक्रिया का वेग होता है इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? तो अभिक्रिया की दर, यही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और थर्ड नंबर पर जो पॉइंट आता है वो आता है अपना अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो जनरली आप समझ चुके होंगे कि जो रासायनिक बल गतिकी चैप्टर है उसके अंदर 3 पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, फिर रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर कह सकते हो या फिर अभिक्रिया का वेग कह सकते हो। एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। को प्रभावित करने वाले कारक। फिर थर्ड नंबर का पॉइंट रहेगा अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो अपन जो है सीधी शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से जिसका नाम है अभिक्रिया का वेग। क्या? अभिक्रिया का वेग। अब ये क्या चीज़ है? अभिक्रिया का वेग क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो जरा समझना अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए, जब आप गति करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हो, तो आपके पास कोई वेग होता है, ठीक है, कोई गति हो, चाल होती है, वेग होता है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है? अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन किसके अंदर होता है? तो क्रिया कारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी जितना ज़्यादा परिवर्तन जितने कम समय में होगा, वेग उतना ज़्यादा होगा। जितना कम परिवर्तन जितने ज़्यादा समय में होगा, यानी परिवर्तन तो हो रहा है कम, समय लग रहा है ज़्यादा, तो ये अभिक्रिया का वेग को प्रदर्शित करेगा कि अभिक्रिया का वेग कम है। परिवर्तन हो रहा है सांद्रता में ज़्यादा और वो भी कम समय में, तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया का वेग हमारे पास ज़्यादा है। तो यही चीज़ बताता है क्या? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। क्रिया कारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या हो गई कि अभिक्रिया में क्रिया कारक या कह सकते हो उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब जो है अभिक्रिया का वेग को मेजर यानी मापने का कोई सूत्र होगा? बिल्कुल। किस तरह हमको पता चलेगा अभिक्रिया का वेग ज़्यादा है या कम है? किस तरह हम इसको मापेंगे? तो उसका एक सूत्र है। तो सबसे पहले आप सीधा सूत्र लिखो, डेफिनेशन से ही निकल के आ रहा है वो सूत्र जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन
अभिक्रिया का वेग कब वो होता है डेल्टा C बाय डेल्टा T। यानी हमारे पास क्या हो गया, ये सूत्र हो गया क्रिया कारक तथा उत्पाद की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और परिवर्तन में लगा समय, ये क्या हो गया, परिवर्तन में लगा समय। तो सिंपल सी बात हो गई, सिंपल सी बात क्या हो गई कि जो सूत्र है अभिक्रिया के वेग को मेजर करने का, वो सूत्र कौन सा है, तो ये हमारे पास आपके सामने सूत्र है कि सांद्रता में या फिर जो हमारे क्रिया कारक या उत्पाद की जो सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन, और बटा में परिवर्तन में लगने वाला समय। ठीक है, जैसे आपके क्या बोलते हैं आप, जो चाल आपको फिजिक्स में आपने 100% पढ़ा होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हमारे पास होता है यहाँ पर चाल गुणा समय। अभी चाल है किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक तरह से वेग को ही प्रदर्शित करता है ये चाल एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चाल कह सकते हो या कह सकते हो वेग, उसका जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, वेग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी वही चीज़ है, सूत्र जो होता है परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। तो ये भी किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को प्रदर्शित करेगा, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को। ये हमारे जनरल वेग को और ये अभिक्रिया के वेग को। तो इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि सर हमने यहाँ पर मान लीजिए क्रिया कारक की सांद्रता लिखी, तो हमको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर क्रिया कारक की सांद्रता लिखी है। हमने यहाँ पर जो है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लिखा, तो हमको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दो प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया गया है। क्या, किस चीज़ की सांद्रता आपने यहाँ पर लिखी है, किस चीज़ की किसकी सांद्रता में परिवर्तन आपने यहाँ पर लिखा है, उसका पता हमको चलता है, दो प्रकार के चिन्ह हमको दिए हैं। यदि हम क्या कर दें, सूत्र के जस्ट आगे, यदि हम इस सूत्र के जस्ट आगे नेगेटिव का चिन्ह लगा दे, तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर जो सांद्रता में परिवर्तन लिखा गया है वो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखा गया है। और यदि हमारे पास इस सूत्र के आगे पॉजिटिव चिन्ह लग रहा हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमको क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे जो सांद्रता लिखी गई है वो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लिखा गया है। तो हमारे पास अब सूत्र क्या हो गया, हमारे पास अब जो सूत्र हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास सही और राइट जो सूत्र होता है वो ये होता है, आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अब देखिए सूत्र को मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। ये ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन ग्राफ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन ग्राफ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, ग्राफ बनाइए। फर्स्ट ग्राफ तो बनाइए आप यहाँ पर, पहला जो ग्राफ बनेगा वो आपके सामने ये रहा, और दूसरा ग्राफ ये रहा। अब देखिए फर्स्ट जो ग्राफ है उसके अंदर दोनों ग्राफ में लिया गया समय और समय। यहाँ पर हमारे पास जो है क्रिया कारक ली गई है, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। सीधा मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ या उत्पाद भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो समय के साथ हमारे पास क्रिया कारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। आपको पता है जब क्रिया कारक की सांद्रता घटेगी तभी तो उत्पाद बनेगा। भाई जब क्रिया कारक घटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा। यानी समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अभिक्रियाएं जैसे आगे बढ़ती है तो हमारे पास क्रिया कारक की सांद्रता घटती चली जाती है, और समय क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ ये मिलेगा। और जब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखा, यहाँ पे सांद्रता क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा नेगेटिव डेल्टा सी बाय डेल्टा
टी। अब नेगेटिव चिन्ह ये मैथमेटिक रूप से नहीं है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे जो सांद्रता लिखी गई है वो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखा गया है। ये केवल इस चीज़ को प्रदर्शित करेगा, ना कि कोई मैथमेटिकल चिन्ह है। अब नेगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि समय के साथ हमारे पास सांद्रता घट रही है, इसीलिए। सेकेंड जो पोजीशन है इसमें उत्पाद है। आपको पता है जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी समय बढ़ता चला जाएगा, और समय बढ़ेगा तो उत्पाद हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो उत्पाद हमेशा बढ़ता है, क्रिया कारक हमेशा घटता है। चलिए, उत्पाद इस तरह बढ़ेगा, यानी अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन का सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का जो सूत्र होगा पॉजिटिव डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह लिया गया है, ये मैथमेटिक नहीं है, ये केवल इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे जो सांद्रता लिखी गई है वो उत्पाद की लिखी गई है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो सांद्रता बटा समय है, इसमें पॉजिटिव चिन्ह का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, इसीलिए ये पॉजिटिव चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे सांद्रता बढ़ रही है, और नेगेटिव चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे सांद्रता घट रही है। तो ग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट थे, इतनी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना कि डेल्टा जो चिन्ह होता है, ये डेल्टा चिन्ह हमको प्रदर्शित करता है। ये डेल्टा चिन्ह जब हम सूत्र में उपयोग करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो परिवर्तन लिया जा रहा है वो बड़ा लिया जा रहा है, यानी बड़ा परिवर्तन। लेकिन हम तो पूरे चैप्टर में बात करेंगे छोटे परिवर्तन की, तो यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा की जगह उपयोग किया जाएगा वो होगा डी, जो कि प्रदर्शित करेगा छोटे परिवर्तन को। हम तो अभिक्रिया की सांद्रता में छोटा परिवर्तन में लगा समय वो भी छोटा लेने वाले हैं पूरे चैप्टर में, बड़ा नहीं पढ़ेंगे, छोटा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे डेल्टा की जगह डी का उपयोग करेंगे। अब चूंकि छोटे परिवर्तन में डी का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे सूत्र में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और उसी सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये सूत्र तो रखना ही है, लेकिन उसका भी ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे छोटे परिवर्तन के लिए, तो प्लस माइनस 1/n dc/dt हमारे पास सूत्र हो जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन प्लस माइनस तो आपको पता है कैसे यूज हुआ, डेल्टा की जगह डी का उपयोग कर लिया गया क्योंकि बात कर रहे हैं छोटे परिवर्तन की, और सांद्रता बटे समय यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नई चीज आपको देखने को मिलेगी 1/n। अब ये जो 1/n है ये क्या है? तो यहाँ पे बात की जा रही है छोटे परिवर्तन की। छोटे परिवर्तन में कहीं ना कहीं रस समीकरण मिति गुणांक अभिक्रिया के वेग में भाग लेता है। तो यहाँ पर जो n है वो क्या है? तो n है रस समीकरण मिति गुणांक। इस समीकरण को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रस समीकरण मिति गुणांक है ये क्या होता है? सबसे बड़ा पॉइंट यही आएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, उस एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास किसी भी अभिक्रिया का वेग हमको लिखना हो तो इस सूत्र का यूज़ करेंगे। ये बड़े परिवर्तन के लिए हैं। तो ये कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी, एक एक जो भी है सब एक एक करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में क्या है? हमारे पास एक अभिक्रिया है। क्वेश्चन देख लो कि N1A प्लस N2B ये हमारे पास क्रिया कारक है, और इनमें जब क्रिया कराई जा रही है तो M1C प्लस M2D ये हमारे पास बन रहा है उत्पाद। यानी ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया हमारे पास रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या हो गया? N1A प्लस N2B अपो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना तो M1C प्लस M2C हमारे पास अभिक्रिया है। और अब आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट, अब आपसे पूछा जा रहा है
कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखो। क्या? इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखो। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखो। अब कैसे लिखेंगे अभिक्रिया का वेग? तो इस सूत्र का यूज करते हुए अभिक्रिया का वेग लिख देंगे। कैसे? देखना, यहाँ पर जो हमारे पास रस समीकरण मृत्यु गुणांक की बात कर रहा था वो क्या है? तो वो ये रहा, n1 रस समीकरण मृत्यु गुणांक है, n2 रस समीकरण मृत्यु गुणांक है, m1 m2 ये रस समीकरण मृत्यु गुणांक है, जो कि क्या होंगे? मैथमेटिकली रूप से होंगे, गणितीय रूप में होंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे जरा समझना, एक एक का लिखेंगे। सबसे पहले इसका लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे? पहली बात तो यहाँ पर रस समीकरण मृत्यु गुणांक 1/n1, आपको पता है रस समीकरण मृत्यु गुणांक लिखेंगे 1/n1। उसके बाद सांद्रता लिखेंगे dA/dt। ये हमारे पास इसका क्या हो गया? अभिक्रिया का वेग हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह का यूज करेंगे, चूंकि यहाँ पे सांद्रता क्रियाकारक की ली गई है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का यूज होगा। अब इजिकल्स टू, नेक्स्ट देखो, माइनस चिन्ह का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे सांद्रता किसकी ली जाएगी? क्रियाकारक की ली जाएगी। बात किसकी कर रहे हैं? क्रियाकारक की कर रहे हैं। तो -1/n2 dB/dt। उसके बाद इजिकल्स टू, अब हम बात करेंगे उत्पाद की। जब हम उत्पाद की बात करते हैं तो जब हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो यहाँ पर किस चिन्ह का यूज करेंगे? प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। किसका? प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। यहाँ पर कीजिए +1/m1 रस समीकरण मृत्यु गुणांक 1/m1 एंड dC/dt इज इक्वल्स टू +1/m2 D/dt। तो ये है हमारे पास अभिक्रिया का वेग। यानी अगर आपसे किसी भी अभिक्रिया का वेग पूछ लिया जाए तो इस तरह आप अभिक्रिया का वेग लिखोगे इस सूत्र के माध्यम से। अब यहाँ पर एक एक को मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ, एक एक को मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ, जरा समझना। इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? -1/n dA/dt -1/n1 dA/dt। ये क्या है? क्या है? तो ये है A के विलुप्त होने की दर, होने की दर। सेकंड देखो 1/n2 dB/dt। ये क्या है? तो ये है B के विलुप्त होने की दर। नेक्स्ट देखो माइनस, यहाँ प्लस होगा 1/m1 dC/dt इज इक्वल्स टू C के विलुप्त होने की दर। सॉरी, C के तो बनने की दर होगी। C क्या है? उत्पाद है, और उत्पाद की कौन सी दर होती है? बनने की दर होती है। तो C के बनने की दर। नेक्स्ट देखना +1/m2 D/dt, तो यानी कैपिटल D के बनने की दर। उसके बाद आता है संबंध, मतलब इनमें जो है आपस में संबंध किस तरह दर्शाया जाता है, यानी इसके बनने की दर इसके विलुप्त होने की दर की कैसी है, इसके बनने की दर इसके बनने की दर की लगभग कैसी है। तो ये जो दरें हैं, इन दरों के मध्य संबंध किस तरह स्थापित करते हैं, तो वो सीखो, संबंध स्थापित करना। देखो संबंध किस तरह स्थापित करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मैं देता हूँ कि आपसे कह दिया गया कि बी के विलुप्त होने की दर सी के बनने की दर के मध्य संबंध स्थापित करो। क्या? बी के
विलुप्त होने की दर व सी के बनने की दर के मध्य संबंध स्थापित करो। तो किस तरह करेंगे जरा देखना। हमारे पास जो है ये रहा, सबसे पहले लिखेंगे -1/n2 dB/dt। नेक्स्ट देखो +1/m1 dC/dt। अब देखो संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर जो n1 है ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर जो n1 है n2 है वो उधर चला जाएगा, तो भेज दो -dB/dt इज इक्वल्स टू n2/m1 और यहाँ प्लस रहेगा ही dC/dt। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व ये है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये हमारे पास क्या है, तो ये RB है। RB से क्या मतलब है, B के विलुप्त होने की दर इज इक्वल्स टू n2/m1, ये हमारे पास हो जाएगा RC यानी C के बनने की दर। अब संबंध क्या मिला, संबंध ये मिला कि जो B के विलुप्त होने की दर है, B के विलुप्त होने की दर है वो C के बनने की दर का n2/m1 गुना है। वापस समझो, B के विलुप्त होने की दर C के बनने की दर का n2/m गुना है। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, RC इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ उल्टा हो जाएगा m1/n2 RB। अब कैसा कह सकते हैं, अब कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो C के बनने की दर है वो B के विलुप्त होने की दर का m1/n2 गुना है। समझ गए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। अब ये संबंध इसके मध्य भी हो सकता है, इसके मध्य भी हो सकता है, इसके या फिर इसके या फिर इसके या फिर इसके यानी किसी के भी बीच आपस में संबंध स्थापित किया जा सकता है। इतनी चीज़ें क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन इतना ही बड़ा होता है और ये चैप्टर की नींव थी। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आगे के 5-6 वीडियो आएंगे, जो 5-6 वीडियो होंगे वो 4-4 5-5 मिनट के होंगे और उन सभी में एक एक क्वेश्चन कराया गया होगा। जितने क्वेश्चन करने का मन करे उतने वीडियो देख लेना। 5-6 में से 2 का मन करे 2 वीडियो देख लेना, 3 का मन करे 3 देख लेना। मैं सजेस्ट करूँगा 5 देखना, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड, जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे बाकी की क्लास में। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।